बाकी देखिए मेरे पास अभी आज़ादी के लिए कोई खासा स्पीच है नहीं इस इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो मैं जो इस जर्नी में सीखा हूँ या पढ़ा हूँ उसको शेयर करूँगा। जैसा हम सभी को एक सब्जेक्ट मिलता है पॉलिटी और हम उससे बाहर रह नहीं पाते इस पूरी जर्नी में, आप देखे होंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी मिलती है हम लोगों को। उस एनसीईआरटी में बताया गया है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी हमारे संविधान बनने के समय चल रहे थे उस समय आप देखेंगे देश में अलग अलग जगहों पर दंगे हो रहे थे, पार्टीशन का टाइम था, तो हमें आज़ादी मिल भी रही थी तो किस कगार पे मिल रही थी और क्या हमने उसके लिए पे किया था, ये बात उस समय समझना बड़ा कठिन है। उस समय का दौर आज समझना बहुत कठिन है। एक्चुअली जो संविधान बना रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश में एक धर्म दूसरे धर्म को मार रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं और उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात विचार में आनी चाहिए कि अगर मेरा कोई व्यक्ति कहीं मारा जा रहा है और मैं उसी के राइट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो कितना कठिन होगा कि पूरी सभा उस पर एक साथ एकजुट और एकमत होके उस राइट्स को देने का अधिकार रखे या हिम्मत जो है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सब एरियाज में दंगों के बहुत खूंखार खून बह रहे थे और बहुत सारे ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी जो एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी भयावह हो सकता है। पर उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज में जितने भी लीडर्स बैठे थे, इनफैक्ट उन्होंने जो बातें वहां पर डिस्कस किए और जो चीजें उसको प्रिंट भी कराया और लोगों तक वो पहुंचाया भी। इवन आज हमारा वेस्ट बंगाल भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और पंजाब भी मानता है। वही पाकिस्तान जो हमारे जस्ट साथ में आजाद हुआ है या कहें एक दिन पहले आजाद हुआ है, उसने हमसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट एट द एंड उन्होंने ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया कि उनकी एक गवर्नमेंट 5 साल तक चल रहा है। सेना हमेशा हस्तक्षेप करती है और कल सर का एक क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तान जो है वो आज तक लोकतंत्र अपने यहाँ ला पाया या नहीं ला पाया, और नहीं ला पाया तो क्यों नहीं ला पाया। तो उसके पीछे का इकलौता रीजन यही रहा कि उनके मूल्य बहुत अलग रहे, फंडामेंटल थियरीज। बेसिक बात यह है कि हम लोग जब आजादी ले रहे थे तो हम लोगों के यहाँ भी कुछ लोग हिंसक प्रवृत्ति की रास्ते अपना लेते थे, लेकिन उसका सपोर्ट क्या बड़े लीडर्स ने किया था या नहीं किया था, इसका बहुत बड़ा इशू बन जाता था। जब आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन हुआ, कहीं चौरा चौरा कांड हो जाता था तो आंदोलन समाप्त हो जाते थे, तो हम लोगों ने अपने फंडामेंटल थियरी में ये बात मान के चला था कि हम ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करेंगे जो आजादी के बाद हमारे देश के लिए भी समस्या का काम हो। अगर हम किसी को सपोर्ट करें, आज भी भगत सिंह पे डिबेट बनते हैं कि भगत सिंह को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया या नहीं किया, क्या बचना चाहिए था, बचाना चाहिए था या नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं था कौन, अगर मैं देश की तरफ से एक आवाज था तो मैंने एक लेटर लिख चुका था। अब उस लेटर में मैं ये तो एम्फसाइज नहीं कर सकता कि जो आप पे बम फोड़े उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता हूं तो कल को मैं अपना देश बनाऊंगा तो उस पूरे बमबारी का जो जिम्मा है वो इन फ्यूचर भी मैं ले सकता हूं। कल को कोई अधिकार अगर यही काम सेम करे, उसको भी कहे कि मैं भी अपने आजादी के लिए लड़ रहा हूं, तो क्या हमें उसे भी छोड़ देना चाहिए? क्या वो रास्ता सही होगा? और इसका एग्जाम्पल सेट करेगा वो कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को जब सपोर्ट किया था तो आज मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा। तो ये सारे डिबेट के पोर्शंस उस समय चले आ रहे थे। अब यही चीज ठीक वैसे ही हमारे मूल्य निर्धारित हो रहे। पूरी आजादी में मूल्यों का गठन होना, लंबे समय तक उसका विकास होना, ये सब काफी लंबी प्रक्रिया रही और जिस हिसाब से बनती गई आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक एक बात इवन इतना लंबा होने के पीछे का कारण है कि उसमें हम देख पाते हैं कि लंबे दौर में जो मूल्यों का विकास हुआ है उसको हमने समाहित किया। चाहे समानता पढ़ते हैं आप, एक नॉर्मल थियरी है कि 14 से 18 तक आ गई कोई, लेकिन एक्चुअल समानता कहते किसको है, एक्चुअल फ्रीडम कहते किसको है, इसका डेवलपमेंट पूरे दौर में चला हुआ। हम लोगों ने उसको समझा नहीं, जिया नहीं, या फिर पढ़ा बस एक जेन्युइन थियरी थी, लेकिन उसके डेवलपमेंट में जिन लोगों ने जितना पार्टिसिपेशन दिखाया है, जितना उसके विकास में मदद किया है, वो पूरे लोगों की बातें हम आज यहाँ खड़े होकर चाहे बोल ले या वहां बैठ के कोई सुन ले या फिर बड़ी बड़ी स्पीचेस दे ले, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के घर में खून बह रहे हैं
और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम भारत के लोग ये संविधान मानते हैं और अल्पसंख्यकों को वही अधिकार देंगे जो वो कह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और केवल इस बात की नहीं, हमारी अभी तो हमारे चार्टर्स चल रहे हैं इंडियन सोसाइटी की यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात। अगर हम बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस पहन के आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स, अलग अलग रेस से होंगे, अलग अलग जाति और धर्म से भी हो सकते हैं। ठीक वैसी ही संभावना उस समय भी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने दिख रही होंगी जो सबको लेके आनी थी। एक ऐसा कानून बनाना है जो सबके लिए लागू हो, एक्चुअल कितना कठिन होगा आप समझ पा रहे हैं। इंडिपेंडेंस दिला देना और किसके लिए क्या इंडिपेंडेंस है, क्या मतलब है, ये अपने आप में बता देना कितना कठिन होगा वो कुछ 300 लोगों के लिए, और पूरे जहां कम से कम 40 करोड़ की आबादी उस देश में सरवाइव कर रही थी, ऊपर से इलिटरेसी अलग हावी थी जो शायद न्यूज़पेपर पढ़ भी नहीं पाती थी। उन्हें रेडियोज पे सुनाई देना चाहिए वो बातें जो हम कह पा रहे हैं, जो हम लिख पा रहे हैं। हर डिबेट, हर स्पीच, हर लाइन, आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से दुखी हो जाते हैं। जब कोई बात आती है तो हम कहते हैं यार कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना खराब लिखा है, रिजर्वेशन लिख दिया हम लोगों ने। उसके टाइम में शायद अलग रहा वो माहौल, जरूरी लगा वो रिजर्वेशन। आज के टाइम में शायद वो चीज हमें लगती है कि ऐसा नहीं है, पर क्या हर घर तक वो बात पहुंच चुकी है? क्या रिजर्वेशन का मुद्दा इसलिए खत्म हो गया है कि वहां पे पहुंचना और नहीं पहुंचना, वो जो सीमांत कहा जाए या फिर कहा जाए कि समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग, क्या उस तक बातें वो पहुंच गई हैं? रिजर्वेशन का उद्देश्य पूरा हो गया है, हटा दिया जाए? तो ऐसे डिबेट्स आज भी बने हुए हैं। हम आजाद हुए हैं, इसका मतलब है हमने एक शासन बदली है। अभी वो आजादी के मूल्य पूरे होने में काफी लंबे समय लगेंगे। और सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इवन यहाँ से बाहर जो भी लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में वो मूल्यों को फिट करना। यहाँ बैठा हर इंसान जो यहाँ सेलेक्ट होके जाएगा या फिर यहाँ कहीं जो भी कार्य करे, उससे 10 लोग 20 लोग जुड़े रहते हैं। अगर वो अपने अंदर ऐसी चीजों को इम्प्लांट करता है जो कि उसको देख के कोई ये बात सीख जाए कि हमारे मूल्य क्या है, तब एक्चुअल रियल मीनिंग है कि हम लिटरेट हैं और हम आजाद हैं। स्वतंत्रता किसी को बुलाने, किसी को देने से नहीं मिल जाती। अगर अंग्रेज चले जाते वो तो पहले दिन चले जाते, वो तो बोल रहे थे आप असभ्य हो। वो चले जाते तो क्या आप एक्चुअल में वो स्वतंत्रता ला पाते जो आप चाह रहे हो? क्या वो आजादी आप अपना पाते? और आज तक ये बात चलती आ रही है कि लॉर्ड माउंटबेटन हमारी आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल थे, हमारे वॉइसरॉय नहीं थे क्योंकि हम आजाद हो चुके थे। गवर्नर जनरल उनको बनाए रखने का फिर डिबेट है। भाई जिनको आजादी चाहिए, जिनसे उन्हीं को रखना है गवर्नर जनरल, जस्ट बिकॉज कि हमें शासन का एक्सपीरियंस नहीं था। आज भी वही बात चल रही है। अभी हमें अपने सारी चीजों के एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ हम बैठे हर इंसान अपने अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। इवन आप लोग जितने 6 फंडामेंटल राइट्स जान गए हो, उसके एक आर्टिकल्स नहीं जानते हो। और मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, खुद भी नहीं जानता हूँ, सारे याद नहीं है मुझे। तो बेसिक बात यह है कि हकीकत में उस मूल्यों को जरूर याद रखें। भले हम भूल जाएं कि वो आर्टिकल्स में क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आता है, बट उसके पीछे के फंडामेंटल थियरीज, जैसे कि फ्रीडम आप पढ़ते हो, पॉलिटी में बहुत अच्छे से साफ साफ मेंशन है कि फ्रीडम भी 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब आप सकारात्मक फ्रीडम को चाहते हो या नकारात्मक, वो आपके ऊपर है। जैसे कोई हम लोगों की एक घटना थी, मैं और विभाग